हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों आज हम विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी चैप्टर का हम यह एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक के 3 या 4 वीडियो बनाएंगे और अच्छे से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक के बाद वाला एक टॉपिक है दोस्तों, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली, वो वाला टॉपिक। और इस टॉपिक से पहले वाला जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, यानी धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन सर्कुलर कॉइल एट सेंटर। तो दोस्तों वो कंडीशन सारी की सारी इसी टॉपिक में ही आ जाएंगी। तो ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, देखते जाएं, समझते जाएं, ठीक है। साथ साथ पेन कॉपी लेके नोट्स बनाते जाएं। तो धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लिया था, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक है। यूँ इस तरह से हमने ये एक प्लेन ले लिया, प्लेन मतलब एक तल ले लिया, समतल। और इस समतल में यहाँ एक कुंडली ले लेते हैं, ठीक है, यूँ। तो एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। तो दोस्तों ये मान लीजिए वाई एक्स है और ये मान लीजिए जेड एक्स है, या इसको जेड एक्स ले सकते हो, इसको वाई एक्स ले सकते हो। ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये 3D का डायग्राम है, यानी कि त्रिविमीय रूप से है। तो थोड़ा सा एज्यूम करें, साथ साथ समझें, तो आपको इजीली यह क्लियर हो जाएगा। तो वाई जेड प्लेन में है एंड वी वांट टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पी। एक्सियल पॉइंट कहाँ है दोस्तों? सिचुएटेड एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी सेंटर से ज्योमेट्रिकल एक्सेस है एक तरह से ये, ठीक है, ज्यामिति एक्स है जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लेते हो। तो यहाँ हमने इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ बना नहीं सकते, तो हम यूँ ले रहे हैं। यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पर है दोस्तों? x दूरी पर है। और यहाँ आपके हमने ले लिया पॉइंट P ले लेते हैं। इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मेजर करनी है। इन दिस कॉइल ए करंट ऑफ अमाउंट I इज फ्लोइंग इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन विद द रेफरेंस टू पॉइंट P, इस P पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। हिंदी आई थिंक क्लियर कर ली थी, फिर से समझ लेते हैं। एक धारावाही कुंडली है, वाई जेड तल में स्थित है और इसके केंद्र से कितनी दूरी पर? x दूरी पर बिंदु P अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। और P बिंदु P x दूरी पर बिंदु P अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस कुंडली में हम वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे और बिंदु P के संदर्भ के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये हम यहाँ करते हैं। तो इस पॉइंट पर होगा क्या, उसके लिए हम थोड़ा सा और समझते जा रहे हैं और वो हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तो क्या, इसको पॉज करके हम लिख लेंगे, आप लिखते जाइए और मैं इसके अंदर क्या क्या डायग्राम में करूँगा वो थोड़ा सा और समझ लीजिए। बायो-सावर्ट लॉ यूज में ले रहे हैं और यहाँ हमने एक छोटा सा लंबाई अल्पांश ले लिया और इस जो करंट कैरिंग कॉइल है इसकी रेडियस है दोस्तों, वो कितनी है? r है। और इस कॉइल के इनफाइनाइटेसिमल एक लेंथ ले लिया, यानी क्षेत्र एक हमने लंबाई अल्पांश ले लिया, पार्शियल लेंथ ले ली। और इससे दोस्तों कितनी दूरी पर? यहाँ ये कितनी दूरी है? r दूरी पर, ठीक है, r ही लेते हैं।
और r दूरी पर स्थित बिंदु P है, इस पर आप मेजर कर रहे हो। तो इस पर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये देखिए यूं, राइट हैंड थंब रूल आप जानते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, आउटवाइड हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। तो इस पॉइंट के कारण ये पॉइंट P यहाँ है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी, यानी DB वेक्टर। यहाँ भी एक छोटा सा लंबाई L5 ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें हम सारे के सारे पर लंबाई L5 लेंगे, छोटा छोटा जब हम लंबाई L5 लेंगे तो कुछ लंबाई L5 से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी तरह से ऊपर और नीचे 2 लेकर उससे क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जिससे लगभग सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से भी हम वही दोस्तों एक छोटा सा लंबाई L5 ले लेते हैं और वही इससे r दूरी पर ये पॉइंट P है और वही रेडियस r है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल जो दोस्तों ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, यानी R और डेल L के बीच, जो बायो सावर्ट लॉ में हम यूज में लेते हैं, ठीक है। कैसे है ये दोस्तों, इस तरह से है, लाइक दिस। ये लंबाई L5 है, ये पॉइंट है, ये यहाँ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों यहाँ है, ये लंबाई L5 यहाँ है, और ये इस तरह से बन रहा है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से है, क्लियर। तो ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये 3D है, तो 3D एक डायग्राम होने के कारण थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये थीटा हम लेते हैं जो 90 डिग्री है, इसीलिए हम ये वाला कोण क्या ले लेते हैं, अल्फा। और दोस्तों हम जानते हैं लंबाई L5, R और DB, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष में, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। कब, जब थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस वाले छोटे से जो लंबाई L5, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी, तो ये डेल बी या DB। तो हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक ही दिशा में नहीं है। यदि एक ही दिशा में होता जुड़ जाता, विपरीत दिशा में होता तो घट जाता। सेम साइड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये आप जानते हो। तो दोस्तों ये अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। तो इसका जो कंपोनेंट है cos थीटा वाला वो हो जाएगा DB cos अल्फा, और ये हो जाएगा DB cos अल्फा, और ये हो जाएगा दोस्तों DB sin अल्फा, और ये भी हो जाएगा DB sin अल्फा। क्लियर दोस्तों। कहने का अर्थ यह है कि, या आप यूं भी चाहें इसको L1 L2 इस तरह से ले सकते हो, DB1 DB2 DB3, ठीक है, खूब सारे ले सकते हो। डेल DB1 cos अल्फा, DB2 cos अल्फा। फिर ये जो 1 और 2 है, यानी कि लंबाई L5 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी सेम ही है, लंबाई L5 भी सेम ही है, जिनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी सेम ही है। अब इसमें प्रश्न यह उठता है, ये आई थिंक आपके कंप्लीट हो गया है डायग्राम, और इसमें ये जो cos थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं ये सेम ऑन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो साइन थीटा वाले, साइन अल्फा वाले सॉरी कंपोनेंट हैं वो एक ही दिशा में होने के कारण यूं आपके ऐड हो जाते हैं। तो इन सारों के कारण हम इनका इंटीग्रेशन ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से। अब दोस्तों ये वाला एंगल अल्फा क्यों हुआ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, आप देखिए और समझिए। ये वाला एंगल कितना है दोस्तों, 90 डिग्री दिख रहा है, और यहाँ से हमने ये वाली लाइन यूं ड्रॉ कर दी और ये ड्रॉ कर दी, और ये जो एंगल है ये वाला भी दोस्तों 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल अल्फा है, ये आपको बता चुके हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा कितना हो गया। अब केवल इसी एंगल की बात करूं मैं यूं, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस अल्फा क्लियर कर चुका हूं, क्लियर। तो ये जब 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी ज्योमेट्री है। फिर से समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। ये आपके पास इसको भूल जाइए, ये अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा। क्लियर? जब ये 90 माइनस अल्फ़ा क्लियर हो गया और ये आपके एंगल टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो पॉज करके ये डायग्राम बना लीजिए, अपने आप में कंप्लीट हो गया है और हम आगे लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हो, हमने शुरू में डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिख लिया था, थोड़ा हम अब फिर से समझ रहे हैं कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी कुंडली को छोटे छोटे लंबाई अल्पांशों में विभक्त कर लिया। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट P वी टेक द कॉइल इन इनफाइनाइटेसिमल या स्मॉल एलिमेंट या इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट डेल एल डिवाइडेड। तो और ये जो डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट है यानी डेल एल, ये इससे किससे, पॉइंट P पर जो r डिस्टेंस है इससे कितनी दूरी पर है, r पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट डेल एल सिचुएटेड ऑन circumference ऑफ कॉइल टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट O डैश इज R। इसको पॉइंट को हमने कौन सा मान लिया दोस्तों, O डैश ले लिया। O डैश से यह R दूरी पर स्थित है, ये डेल एल लंबाई अल्पांश है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये आपको अभी क्लियर किया जा चुका है। और स्मॉल एलिमेंट डेल एल एंड R आर म्यूचुअली, ठीक है, R वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। और ये जो R वेक्टर है और ये जो dB है, ठीक है, या डेल बी वेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर म्यूचुअली होते हैं। तो कुंडली की परिधि पर लंबाई अल्पांश डेल एल वेक्टर स्थित है और बिंदु O डैश से प्रेक्षण बिंदु जो P है, ठीक है, बिंदु O डैश से प्रेक्षण बिंदु P वो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। और लंबाई अल्पांश डेल एल वह दूरी R वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तो dB वेक्टर का मान ज्ञात करने के लिए दो समकोणिक में तो कर ही दिया, तो हम यह लिख लेते हैं, ये फिर से रिपीट ना करके शॉर्ट में, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से, अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ क्या है दोस्तों, डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल, ठीक है, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर की फॉर्म में है, ठीक है, बायो सावर्ट का लो, और हम इस आर को किस फॉर्म में लेंगे, एक्स फॉर्म में लेंगे, वो बाद में। तो यहाँ दोस्तों थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। तो दोस्तों ये डी बी वेक्टर आ गया, ठीक है, डी बी वेक्टर डेल डी मान लीजिए आई डेल एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दो कंपोनेंट हैं। दो आपके कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, समकोणिक घटक हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र dB का मान ज्ञात करने के लिए दो समकोणिक जो घटक हैं, इनमें हम इसको वियोजित करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अलग अलग है। तो टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर dB वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लीड्स टू, जो दो समकोणिक घटकों में वियोजित करते हैं, एक तो है कुंडली के अक्ष के लंबवत, ये कुंडली है, ये कुंडली का अक्ष है और ये इसके लंबवत ले लिया। कंपोनेंट नॉर्मल टू द अक्ष ऑफ कॉइल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, dB cos अल्फा। क्लियर?
एन कॉम्पोनेंट अलोंग द एक्सेस ऑफ कॉइल, कुंडली के अक्ष के अनुदिश, कुंडली के अक्ष के अनुदिश, ये कौन सा है दोस्तों, डीबी साइन अल्फा। ये हमें 2 प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें ये वाले जो कौन से अक्ष के जो लंबवत हैं कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए यानी सम करने के लिए, ऐड करने के लिए, ये आप जानते हो, यहाँ हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो हम सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इनमें कैसे कटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, वो हम 2 लाइन और लिखते हैं, तो आप पॉज करके लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र आए हैं, इन चुंबकीय क्षेत्र के अलग अलग समकोणिक घटक हमको प्राप्त हो रहे हैं और वो 2 प्रकार के घटक ले रहे हैं। एक तो अक्ष के लंबवत dB cos अल्फा और एक अक्ष के अनुदिश dB sin अल्फा। और दोस्तों चित्र से यह स्पष्ट है कि कुंडली के सभी व्यासाभिमुखी धारा खंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी व्यास के जो किनारे हैं, व्यास के जो सिरे हैं उन पर, तो ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ऐसे ही दूसरा हम व्यास ले लें, तीसरा व्यास ले लें, अनंत हम व्यास ले सकते हैं और इनकी सहायता से हम एक करंट एलिमेंट ले रहे हैं, तो उनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के अक्ष के लंबवत दिशा में प्राप्त जो घटक हैं, यानी कि कॉस वाले जो घटक हैं, वो परस्पर विपरीत होने के कारण, साथ ही साथ एक नाम इसमें आप और लिख सकते हो, संरेखित होने के कारण, परस्पर विपरीत और संरेखित होने के कारण, समान भी हैं और संरेखित हैं, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, परस्पर समान, संरेखित और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। और अक्ष के अनुदिश प्राप्त होने वाले जितने भी घटक हैं वो एक ही ओर होने के कारण और समान होने के कारण सभी के सभी जुड़ जाते हैं। समान नहीं भी होंगे तो भी वो जुड़ते हैं। इट्स क्लियर दैट द सिमिलर करंट एलिमेंट ऑन द अदर हैंड ऑफ डायमीटर, क्लियर, करंट एलिमेंट ऑन द अदर एंड ऑफ डायमीटर, मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो जाएगी, द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द एक्सेस ऑफ कॉइल आर इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर, सो दे कैंसिल ईच अदर, क्लियर, एंड द कंपोनेंट अलोंग द एक्सेस ऑफ कॉइल आर इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन एंड एडेड to give the amount of resultant field। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो रिजल्टेंट चाहिए वो हम जितने भी कौन से कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओपी जो लाइन है, ठीक है, एक्सेस है, यानी साइन वाले कंपोनेंट, इनको हम ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों इसका पूरा मैथमेटिकल करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।